वही देखिए भैया, तो मैंने जनरेटर कराया था, ध्यान दिए, जनरेटर, ठीक है। मैंने बोला था भैया पहला क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल था EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहता है भैया इसके हिसाब से कि अगर किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए कॉइल क्या लाती है? इंड्यूस ईएमएफ लाती है। इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर आता भैया दूसरा डायग्राम, डायग्राम, ठीक है। डायग्राम में याद होना चाहिए भैया आपको, दो मैग्नेट होते हैं आपके, एक नॉर्थ होता है और दूसरा क्या होता है भैया? साउथ होता है। ठीक है, बीच में एक कॉइल, यार कैसा बन रहा है, बीच में एक कॉइल होती है जिसको हम क्या कहते हैं भैया? आर्मेचर। क्या कहते हैं? ये कॉइल जुड़ी होती है दो आउटपुट निकालने की स्लिप रिंग से, जुड़ी नहीं होती, मतलब टच में होती है, घूमती है, घूमती है तो इसके अक्रॉस में घूमते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा होता है और यहाँ से हम, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? आर होता है। हाँ नहीं, ये नहीं घूमते, इसके ऊपर ये घूमती है, ये आर्मेचर वाली कॉइल, ये कॉइल घूमती है इसके ऊपर, ऐसा, ठीक है। ये नॉर्थ है और ये साउथ। बीच में क्या होती है भैया? मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ होती है ना, ऐसे इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भैया। और ये इस कॉइल का क्या होता है भैया? नॉर्मल होता है, एरिया नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर है, वैसे दिख नहीं रहा आपको, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहाँ पर ये अगर मैं नाम, हाँ बाहर की तरफ ये दिख नहीं रहा वैसे, इसे कहते हैं आर्मेचर, आर्मेचर इसे कहते हैं भैया मैग्नेट। मैग्नेट काफी स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है भैया। और ये होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ठीक है, ये होती है स्लिप रिंग। क्या होती है? स्लिप रिंग, ये आपकी स्लिप रिंग है। और ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर तो जा, इस कॉइल का फ्लक्स चेंज करना ना, जो आर्मेचर है इसका, ठीक है। अब देखिए जब ये यहाँ पर साफ्ट होता है, क्या होता है यहाँ पर? आगे की तरफ साफ्ट होता है, साफ्ट, ठीक है। ये जुड़ा होता है या तो इंजन से, ठीक है, इंजन रॉड होती है, रॉड ट्रक से, ट्रक के इंजन से पहिए की तरफ जो आती है रॉड, जो घूमती है, उसे साफ्ट कहते हैं, ठीक है। ये इंजन से जुड़ी होती है और इंजन क्या होता है? प्ले करता है जब ये चलता है इंजन ना, तो ये रॉड भी घूमती है, रॉड के साथ ये आर्मेचर कॉइल भी घूमती है। और जब ये आर्मेचर कॉइल घूमेगी तो इसका फ्लक्स लगातार क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। फ्लक्स चेंज जब ऐसे, मान लीजिए ऐसे कॉइल ऐसी है ना, ऐसे, फिर इसका टर्न हुई, ऐसे टर्न हुई, जैसे जैसे टर्न होती रहेगी वैसे वैसे क्या होगा? इसका फ्लक्स कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम, कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम, बार बार क्या होगा? चेंज होता रहता है, ठीक है भैया। अब देखिए भैया फेजर डायग्राम इसका देखिए, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन की थी, मैंने कहा इफ, पहले फेजर डायग्राम लिख लीजिए, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम लिख लीजिए। फेजर डायग्राम में मैंने मान लिया स्टार्टिंग में क्या थी भैया, ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग में ये नॉर्थ था, ये साउथ है, ठीक है, और ये आपकी कॉइल है, ठीक है। ये नॉर्मल क्या है? आउटवर्ड है, क्या है? आउटवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, ठीक है। तो अगर कॉइल और नॉर्मल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड आपका, मैग्नेटिक फील्ड और जो नॉर्मल है आपका, उनके बीच में एंगल इस वक्त क्या है? 90 डिग्री का, क्या है? तो इस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है, समझ गए? 0 हो गया, ठीक है। अभी एकदम से क्या होगा कि हमने क्या किया, फ्लक्स 0 है अभी, अब कॉइल का रोटेट होना चालू हुई, क्या होगी? कॉइल ने रोटेट करना क्या किया? चालू कर दिया। जब कॉइल रोटेट करना चालू करेगी तो अब क्या होगा? ये ऐसे टर्न करेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ऐसे टर्न करेगी, तो अब क्या होगा? ये दूसरे डायग्राम में देखिए, ये कॉइल आपकी ऐसी हो जाएगी,
नॉर्मल इधर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या होगी, इधर हो जाएगी। समझे नहीं समझे? ये कॉइल रोटेट कर रही है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, नॉर्मल इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या होगी, इधर होगी। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन और नॉर्मल क्या है, दोनों क्या है, पैरेलल हो गया। फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। क्या हो गया, मैक्सिमम। ठीक है, फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। फिर कॉइल लगातार आपको पता घूम ही रही है इसके अलावा, ठीक है, घूम रही है। तो अगले डायग्राम में नॉर्थ है और साउथ है, नॉर्थ और ये क्या भैया, साउथ। अभी क्या होगा कि कॉइल ऐसे हो जाएगी, नॉर्मल क्या होगा, अंदर की तरफ रहेगा, क्या रहेगा, इनवर्ड, उधर की तरफ इनवर्ड। आप अंदर की तरफ, वो है अंदर की तरफ, दिखा नहीं पा रहे, वो बात अलग है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, तो फ्लक्स फिर क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फ्लक्स फिर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉइल घूमते हुए आएगी, अब नॉर्मल का इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अब फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव, मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव, ठीक है। अभी फिर कॉइल घूमेगी, तो समझा ना, ठीक है। अभी कॉइल फिर घूमी और कॉइल वहीं पर आ गई जहां पर वो पहले थे, नॉर्थ साउथ। ये नॉर्मल इधर आ गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है भैया, ये हो गया नॉर्मल इधर। फ्लक्स फिर क्या हो गया, जीरो हो गया। समझिए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये अब देखो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा यहाँ पर। तो हमने क्या लिया, पहले फ्लक्स जीरो लिया है, क्या लिया है इंड्यूस में भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, इंड्यूस में भी क्या होगा, जीरो। ये टाइम इस वक्त क्या था, जीरो टाइम था। ये टाइम क्या है भैया, t1, ये जीरो था, t2 क्या है, t बाय में 4, ये t क्या है, t बाय में 2, ये टाइम क्या है, 3t अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 3t बाय 4, सॉरी 3t बाय 4, और ये होगा t5 क्या होगा, t के बराबर, कैपिटल t के बराबर रहेगा, ठीक है। अब साइकिल बनाते हैं इसके, ठीक है। तो अभी देखिए कि आपको पता है इस वक्त फ्लक्स जीरो है, तो ये भी क्या होगा, जीरो होगा, समझ, सॉरी, अभी फ्लक्स जीरो है। स्टार्टिंग में देखिए जब फ्लक्स जीरो होता है ना, आपका फ्लक्स, देखिए यहाँ पर होना क्या है कि जो ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, वो फ्लक्स के चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है, फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। इस टाइम पर आपको पता है भैया, जीरो टाइम पर आपका फ्लक्स क्या है भैया, जीरो, जीरो, तो ईएमएफ भी क्या होगा, जीरो, ठीक है। अभी क्या, फ्लक्स बढ़ने लगा, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू का उसको अपोज करने के लिए बढ़ने लगेगी, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, बढ़ेगी। और जैसे ही आपका टाइम टी बाय में 4 हो जाता है, क्या होता है, टी बाय में 4, आपको फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, तो उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, फ्लक्स घटने लगा। अब देखो यहाँ से यहाँ इस वाले डायग्राम से इस वाले डायग्राम पे, इस वाले डायग्राम में जाओगे तो आपको फ्लक्स क्या कहेगा, बढ़ता हुआ मिलेगा, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है उसकी वैल्यू भी क्या, और ये इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब इस वाले डायग्राम से, ठीक है, ठीक है, समझ गया। यहां से यहां तक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहां से यहां तक फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यहां से यहां तक फ्लक्स फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहां से यहां पे फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आपको पता है भैया, इंड्यूस ईएमएफ हमेशा फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए आता है। अब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा तो उसको अपोज करने के लिए क्या आएगा, बढ़ेगा ईएमएफ, है ना, ईएमएफ बढ़ा, ठीक है। टी बाय जैसी फ्लक्स मैक्सिमम होगा, उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब फिर फ्लक्स क्या है, डिक्रीज करने लगा, फ्लक्स डिक्रीज करने लगा, तो भैया उसको अपोज करने के लिए ईएमएफ ही नहीं आएगा। उसको जो अपोज कर रहा था, जो ईएमएफ ज्यादा आया था, वो अपनी वो भी क्या करेगा, आप अपोज करने के लिए उसकी वैल्यू, जब ईएमएफ आपका फ्लक्स मैक्सिमम हो गया तो उसको अपोज करने के लिए मैक्सिमम ईएमएफ आया था। अब फ्लक्स कम होने लगा तो वो भी क्या करेगा, चलो भाई अब तो कम हो रहा है, ये तो मैं भी अपने आप को कम ही कर लेता हूँ, ठीक है भैया। जैसी फ्लक्स जीरो हुआ वैसी क्या हो गया, अब अपोज करेगा, लेकिन फ्लक्स जो था अब उसकी वैल्यू कम होगी, तो उसको अपोज करने के लिए ईएमएफ भी क्या होगा, कम हो जाएगा। और जैसे वो फ्लक्स जीरो हुआ तो आपको इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इस टाइम पर, किस टाइम पर, टी बाय कौन सा टाइम है, हाँ बिल्कुल, साथ साथ वो बढ़ेगा तो वो भी अपनी वैल्यू को बढ़ा लेगा अपोज करने के लिए, समझ गया। ईएमएफ बड़ा शांति प्रिय आदमी है, वो जब भी आता है जब फ्लक्स चेंज होता है। अब देखो आपको पता, फ्लक्स फिर बढ़ने लगा,
लेकिन डायरेक्शन अब अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है? उल्टी हो चुकी है। कॉइल का पैटर्न अब उल्टा हो चुका है। देखो कॉइल उल्टा घूमेगी अब, ठीक है। तो भैया आप देखो, अब जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसकी डायरेक्शन में क्या वो उल्टी हो जाएगी, लेकिन वो अपोज करेगा अभी भी। फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको अपोज करने के लिए जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो अपनी वैल्यू को क्या करेगा? बढ़ाएगा। इस बार फ्लक्स नेगेटिव में बढ़ा तो फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा? नेगेटिव। तो भैया ये होगा ऐसा, और जैसे ही फ्लक्स मैक्सिमम हुआ वैसे इंड्यूस ईएमएफ भी क्या हुआ? मैक्सिमम हो गया। कितना टाइम है भैया? 3t/4, ठीक है। और उसके बाद फिर फ्लक्स जीरो हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा? अपनी वैल्यू को जीरो हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ये हो गया भैया आपका फेजर डायग्राम। कोई दिक्कत तो नहीं है? इस तरीके से फेजर डायग्राम बनना है इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके वर्किंग के। तो वर्किंग में क्या होता है भैया? वर्किंग में आपको एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, वर्किंग वहां से लिख लेना। कैलकुलेशन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है भैया। वर्किंग क्या आती है भैया कि जैसे ही जनरेटर चालू होता है, जनरेटर चालू होने के साथ ही क्या होता है? कॉइल आपकी घूमना चालू हो जाती है। कॉइल घूमना चालू होती है तो भैया लगातार कॉइल का क्या होता है? फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस ईएमएफ आती है। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी बढ़ेगा उसको अपोज करने के लिए, और फ्लक्स घटेगा तो इंड्यूस ईएमएफ अपने आप क्या होगा? घट जाएगा। फ्लक्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन। समझ गए भैया? इस तरीके से लगातार होता रहेगा आपको, ठीक है भैया। उसके बाद फिर देखिए calculation for induced current and EMF। इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए भैया। तो ये देखिए अपने को पता है क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। बी क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ए क्या है? एरिया ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल कर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉइल का एरिया, ठीक है। और ठीक है, थीटा जो कि क्या है? ओमेगा टी। एंगल इन बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट। तो फ्लक्स क्या होगा? देन फ्लक्स हो जाएगा आपका बना कॉस ओमेगा टी। तो ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाई अपॉन में डी टी। तो माइनस डी अपॉन में डी टी, फाई की वैल्यू क्या रखी है? बना कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहां से बाहर कौन कौन आएगा? ईएमएफ आएगा बना और माइनस ये रहा ना, और कॉस का क्या होगा? माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा यहाँ रख जाएगा तो ये जाएगा आपका इक्वल्स टू में नवाब साइन ओमेगा टी। ये आपका ईएमएफ आया, ठीक है भैया। यहाँ पर ये क्या है भैया? मैक्सिमम ईएमएफ है। मैक्सिमम ईएमएफ है, मैक्सिमम ईएमएफ नवाब की वैल्यू क्या आती है? अब करंट एंड करंट क्या होगा? ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। ईएमएफ क्या है? ई नॉट साइन, ई क्या है? नवाब साइन ओमेगा टी अपॉन में आर, ठीक है। यहाँ पर आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल का रेजिस्टेंस क्या है? आर। देन करंट क्या हो जाएगा? नवाब अपॉन में आर साइन ओमेगा टी। ये हो गया आपका करंट। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका आई नॉट। ये क्या आ जाएगा आपका? आई नॉट मैक्सिमम, ठीक है भैया। ये हो गया, ठीक है। अब ये आपका जनरेटर हो गया। अगर जनरेटर में कुछ आएगा तो आपको यही लिख देना है, ठीक है। फिर आते हैं ट्रांसफार्मर पे, ठीक है। बस और ट्रांसफार्मर बुक से लिखनी है, एनसीईआरटी समझा दिया मैंने, वो वही लिखा हुआ यहाँ पे। लिख देता हूँ वर्किंग फ्रॉम एनसीईआरटी। अब बोला ना फ्लक्स जब मैक्सिमम रहेगा तो ईएमएफ भी क्या होगा? उल्टा कर सकता तू। देख नहीं नहीं मेरी बात सुन ले। मैंने जो ग्राफ स्टार्ट किया ना, वैसे जीरो पे जब फ्लक्स जीरो होता है तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ऐसा होता है, ठीक है। वो कॉस पे होता है, वो साइन पे होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने ग्राफ स्टार्टिंग से कुछ और से किया। मैंने तो ये बताया कि जब ईएमएफ, मैंने अपोजिंग नेचर ले लिया उसका। क्या ले लिया? अपोजिंग नेचर ले लिया। मतलब अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस ईएमएफ आएगा। अब फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो उसको अपोज करने के लिए और इंड्यूस ईएमएफ आएगा।
और बड़े, हाँ हाँ वैसे। बाकी अगर तू ऐसे देखेगा तो जब फ्लक्स जीरो होगा तो उसकी भरपाई करने के लिए ये मैं वो खैर वो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, ये ध्यान रखियो, ठीक है। यहाँ पे तेरे को समझ में आ गया ना वाला। वर्किंग फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी देख लेना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर करंट, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है भैया? अ डिवाइस, डिवाइस विच कन्वर्ट which convert which convert high voltage to lower voltage, to lower voltage और लोअर वोल्टेज टू करंट नहीं है, लोअर वोल्टेज टू हायर वोल्टेज। एक डिवाइस होता है जो कि हाई वोल्टेज को लो में और लो को हाई में कन्वर्ट करता है, ठीक है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है इसका? ये इसका प्रिंसिपल है, आ गया। प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन, क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन, याद है ना म्यूचुअल इंडक्शन? प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और प्राइमरी कॉइल के अंदर दो कॉइल होती है यहाँ पर, जिसके अंदर आप करंट डाल रहे हो वो प्राइमरी है, और सामने वाली कॉइल क्या है? सेकेंडरी है। तो प्राइमरी कॉइल का अगर करंट चेंज होता है तो उसका फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड जब सेकेंडरी से जाएगी तो उसका फ्लक्स क्या होगा? चेंज, उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा। इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो ये भी देखिए प्रिंसिपल क्या आ गया? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है इसका डायग्राम? डायग्राम, डायग्राम देखिए, इसके दो डायग्राम बनते हैं, ठीक है। बोलिए और भैया, इसके दो डायग्राम है। पहला डायग्राम तो इस तरीके का है, यहाँ पर एक कॉइल लपेटी होती है, एक ऐसी कॉइल बना दी, इसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल, इसे कहते हैं। और एक दूसरे लिंब पे लपेटी होती है, इसको कहते हैं भैया सेकेंडरी कॉइल। इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। इस प्राइमरी कॉइल की संख्या क्या है? एनपी, क्या है? और सेकेंडरी कॉइल की संख्या क्या है? एनएस, क्या है? इसका एरिया जो होगा वो ए होगा, एरिया दोनों का सेम है। इसका भी एरिया, इस कॉइल का एरिया ए है, इस कॉइल का भी एरिया क्या है? ए है, ठीक है। यहाँ पर जो मैं, जो देखिए, जो प्राइमरी कॉइल होगी, प्राइमरी कॉइल के अंदर आप इनपुट कॉइल भी कह सकते हो। क्या कहते हो? इनपुट कॉइल, ये इनपुट कॉइल भी कहलाती है, इनपुट कॉइल। प्राइमरी कॉइल इनपुट कॉइल कहलाती है, और सेकेंडरी कॉइल क्या कहलाती है? आउटपुट कॉइल, आउटपुट कॉइल, ठीक है। इनपुट कॉइल, आउटपुट कॉइल, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। दोनों का एरिया क्या होता है? सेम होता है। और बता दूं भैया, दोनों फ्लक्स क्या हुआ? फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी, फ्लक्स थ्रू दी सिंगल टर्न, फ्लक्स थ्रू दी सिंगल। इसकी एक टर्न से जितना फ्लक्स होगा उतना ही क्या होगा? सेकेंडरी से भी होगा। सेकेंडरी की एक टर्न का फ्लक्स और प्राइमरी की एक टर्न का फ्लक्स, दोनों क्या होते हैं? आपस में सेम होते हैं, ठीक है। हाँ, और ठीक है, और यहाँ पर जो करंट है वहां उसे लिखते हैं आई पी, और यहाँ पे जो करंट होता है उसे लिखते हैं आई एस। एनपी क्या है भैया? करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल, और आई एस क्या है भैया? सॉरी, करंट थ्रू सेकेंडरी कॉइल। समझ गया? अब देखिए भैया, मैंने कहा दोनों कॉइल से फ्लक्स क्या होगा? एक टर्न के थ्रू, सिंगल टर्न लिखा हुआ है, सिंगल टर्न। अगर मैं प्राइमरी की एक टर्न को उठा के देखूं, सेकेंडरी की एक टर्न को उठा के देखूं, तो दोनों टर्न से सेम फ्लक्स होगा। क्या होगा? ठीक है। और हाँ, इसे कहते हैं, ये है आपका सॉफ्ट लैमिनेटेड आयरन कोर, सॉफ्ट लैमिनेटेड। याद है सॉफ्ट लैमिनेटेड, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज किया गया? क्योंकि इसकी परमेबिलिटी क्या होती है? बहुत
ज्यादा होती है। परमेबिलिटी ज्यादा होने से क्या होगा, लैमिनेटेड लैमिनेटेड आयरन कोर। कोर क्यों इस्तेमाल किया था भैया, कोर हाई परमिएबिलिटी, हाई परमिएबिलिटी, ठीक है भैया। अब भाई ये जिस पे लपेटा गया वो आयरन कोर है। अब भाई जिस पे ये स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर शेप का दिख रहा है तेरे को, ये आयरन ही है। इसके ऊपर लपेटी गई दोनों टर्म, एक साइड में प्राइमरी लपेटी गई इधर, और इधर क्या लपेटी गई, सेकेंडरी। समझ गया। इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है, सो दैट लॉस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेरी स्मॉल, बहुत कम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर दूसरा मटेरियल लेते ना तो प्राइमरी कॉइल जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है वो उड़ जाती, ठीक है। अब इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है तो उड़ने नहीं देता, ठीक है, ये अपने अंदर ही रखता है और सेकेंडरी तक पहुंचा देता है उसको सही सलामत, ठीक है भैया। तो इसलिए इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल लैमिनेटेड इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पर एडी करंट क्या है, लो अमाउंट ऑफ, याद है आपको एडी करंट क्या था, अमाउंट ऑफ एडी करंट। लैमिनेशन करने से लो अमाउंट ऑफ एडी करंट आता है, और सॉफ्ट आयरन कोर यूज करने से क्या होता है भैया, इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए फ्लक्स की लीकेज की समस्या क्या होती है, कम आती है, ठीक है भैया। मतलब आपकी जो पावर लॉस होगा ना कम होगा, कम पावर लॉस होगा, ठीक है। अब देखिए भैया कैलकुलेशन करते हैं, समझ गए भैया, तो यहाँ पर देख लिए, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स देखिए, अब आ रहा है कैलकुलेशन, क्या आ रहा है भैया, कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन, ठीक है भैया। कैलकुलेशन में क्या है, ई पी, ये है टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इन प्राइमरी कॉइल ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। आपको पता है प्राइमरी कॉइल का क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन होगा ना, प्राइमरी कॉइल का क्या होगा, और सेकेंडरी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो इस प्राइमरी कॉइल के अंदर जो कुल ईएमएफ आया है वो क्या होगा, माइनस डी अपॉन में डी टी। आपको पता है प्राइमरी कॉइल की एक टर्न से कितना फ्लक्स है, 5, कुल कितने टर्न है, तो कुल कितना फ्लक्स होगा, एनपी 5, एनपी, समझ गए भैया। तो ये हो जाएगा आपका एनपी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, डी वाई अपॉन में डी टी हो गया, ठीक है, समझ गया। अब आते हैं भैया फ्लक्स लिंक्ड टोटल AMF induced in secondary coil due to mutual induction की सेकेंडरी कॉइल में कितना फ्लक्स है, तो ये देखिए EMF आया तो ES इक्वल्स में क्या हुआ, आपको पता है एक टर्न पे कितना फ्लक्स है 5, और अपने को पता कितनी टर्न है, एक कुल टर्न कितनी है, कुल एक टर्न के थ्रू फ्लक्स कितना है 5, और कुल कितनी टर्न है तो NS, तो भैया क्या आएगा माइनस NS d5 अपॉन में dt, ठीक है। अगर मैं प्राइमरी कॉइल के बारे में थोड़ा और बता दूं ना आपको, तो प्राइमरी कॉइल में अप्लाइड ईएमएफ यहाँ पर क्या है, ई अप्लाइड ईएमएफ इन कॉइल, इन प्राइमरी कॉइल, इन प्राइमरी कॉइल। मैंने कहा ये हमारा अप्लाइड ईएमएफ है, और ये क्या है बना इंड्यूस ईएमएफ है, क्या है किसके अंदर, प्राइमरी कॉइल में दो ईएमएफ है, एक तो अप्लाइड भी किया है आपने ईएमएफ, और दूसरा उसके अंदर सेल्फ इंडक्शन से इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ। तो टोटल ईएमएफ क्या होगा, टोटल ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल क्या होगा, ई माइनस ई पी, क्योंकि आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ हमेशा अप्लाइड ईएमएफ क्या होता है, अपोजिट होता है। तो नेट ईएमएफ क्या होगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, करंट इन प्राइमरी और रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी,
ईएमएफ क्या होता है, करंट इंटू में रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। तो ये जो कुल वैल्यू होगी, जो कुल वैल्यू होगी प्राइमरी के अंदर, वो क्या होगी, टोटल ईएमएफ इतना रहेगा, अप्लाइड ईएमएफ माइनस प्राइमरी कॉइल में जो सेल्फ इंडक्शन से जो ईएमएफ है, बराबर में किसके बराबर होगा, करंट इन प्राइमरी इंटू में रेजिस्टेंस इन प्राइमरी। ये बस ध्यान में रखना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना बस साइड में, ये डेरिवेशन में नहीं करना आपको, ठीक है। अब आते बढ़ते भैया, तो ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। पीछे वाली क्या थी भैया, फर्स्ट इक्वेशन थी, और ये क्या है भैया, सेकंड इक्वेशन। और डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड इक्वेशन, तो ईपी अपॉन में ईएस इक्वल्स में क्या होगा, माइनस एन पी डी फाइव अपॉन में डी टी अपॉन में एन एस डी फाइव अपॉन में डी टी। ये और ये क्या होगा, कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ईपी अपॉन में ईएस इक्वल्स टू एन पी अपॉन में एन एस, ठीक है। अभी हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं भैया, यहाँ पर हमारे पास दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ, और ई एस अपॉन में ईपी और एन एस अपॉन में एनपी। कोई दिक्कत तो नहीं है, उल्टा कर दिया मैंने। ये एन एस अपॉन में एनपी जो होता है, नहीं, एन एस अपॉन, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसे क्या कहते हैं भैया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। मैंने कह दिया भैया, यदि इफ एनएस अपॉन में एनपी ग्रेटर देन 1 हो, मतलब सेकेंडरी में ज्यादा टर्न होगी, प्राइमरी में कम टर्न होगी, तभी तो आपका ग्रेटर देन 1 आएगा रेशियो। अब ऊपर वाली टर्न ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, नीचे वाली का, ठीक है। इसे कहते हैं स्टेप अप। अभी देखिए, सो जब ये एक से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ई एस अपॉन में ईपी भी क्या होगा, एक से ज्यादा होगा, तो ई एस क्या होगा, ईपी से ज्यादा आएगा। यानी सेकेंडरी में ज्यादा पोटेंशियल मिल रहा है, ये में मिल रहा है, प्राइमरी में कम मिल रहा है। इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसमें पोटेंशियल आपको सेकेंडरी में क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, प्राइमरी में आपको क्या मिलता है, कम मिलता है। इफ एन एस अपॉन में एनपी की वैल्यू लेस देन 1, हाँ हाँ ठीक है भैया, अगर एन एस अपॉन में एनपी की वैल्यू लेस देन 1 हो तो देन क्या होगा, ई एस अपॉन में ईपी भी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। यानी क्या होगा, ई एस इज लेस देन ईपी, मतलब प्राइमरी में ज्यादा पोटेंशियल है, सेकेंडरी में कम। तो इसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन और अब पोटेंशियल कम मिल रहा है सेकेंडरी से, हमें सेकेंडरी क्या होती है, आउटपुट होती है, वहां पर कम पोटेंशियल मिल रहा है, तो स्टेप डाउन मिल गया। सेकेंडरी में, सेकेंडरी से आउटपुट ज्यादा मिल रहा है, तो वो क्या बन गया, स्टेप अप बन गया, ठीक है। अब देखिए भैया, इफ ट्रांसफॉर्मर इज, if transformer is 100% efficient, एफिशिएंट 100% एफिशिएंट का मतलब होता है कि इनपुट पावर बराबर में आउटपुट पावर। इनपुट पावर क्या है भैया, प्राइमरी की होगी, और आउटपुट कहाँ होगा, सेकेंडरी। इनपुट पावर क्या होता है, करंट पावर होता है, करंट इंटू में ईएमएफ, करंट इंटू में क्या होता है, ईएमएफ। तो इनपुट पावर किसके बराबर होगी, इनपुट प्राइमरी और वीपी ईपी, ये इसके बराबर होगा, एंड ठीक है, ये हो गया। तो ई एस अपॉन में ईपी की वैल्यू निकालो, ईपी आई पी अपॉन में आई एस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हम देख रहे हैं, अब उल्टा हो जाएगा ना, देखना। तो हम देख रहे हैं भैया, सेकेंडरी का ईएमएफ ऊपर है तो करंट क्या है नीचे, तो हम कह सकते हैं ईएमएफ इज इनवर्सली इक्वल टू क्या है, करंट आ रहा है। अब देखिए भैया, बट इन केस ऑफ स्टेप अप, इन केस ऑफ स्टेप अप अगर मैं स्टेप अप की बात करूं तो सेकेंडरी में क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है पोटेंशियल। सेकेंडरी में क्या होता है, स्टेप अप में इंक्रीज हो जाता है। तो जब पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
ये क्या होगा, डिक्रीज जाएगा। इन केस ऑफ स्टेप डाउन, केस ऑफ स्टेप डाउन की बात करूं तो ईपी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। सेकेंडरी कॉइल में पोटेंशियल क्या होता है, कम हो जाता है। हाँ? अच्छा, ई एस क्या होता है अगर डिक्रीज स्टेप डाउन में, तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर ये कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये ज्यादा हो गया। ईपीपी पिछोड़, हमें आउटपुट कहां से मिल रहा है, सेकेंडरी से मिल रहा है ना, तो ये ध्यान रखना। ठीक है भैया। तो और यहां से ये रेशियो आप यहाँ पे लिखते हो, ये भी क्या होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये है अपनी सेकंड, फर्स्ट है थर्ड है, फर्स्ट में थर्ड है, थर्ड ये होगी आपकी फोर्थ, फोर्थ फ्रॉम फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। क्या होगा भैया, आपने देखा ई एस अपॉन में ई पी, एन एस अपॉन में एन पी इक्वल्स टू में आई पी अपॉन में आई एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स बहुत दबा के पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा हाई एक्सटेंशन वायर में, हाई इन केस ऑफ हाई एक्सटेंशन वायर, नोट में लिखना, इन केस ऑफ हाई एक्सटेंशन वायर, हाई एक्सटेंशन वायर में वी क्या होता है, बहुत ज्यादा आता है, टू लार्ज, टू पोटेंशियल हम बहुत ज्यादा कर जाते हैं, इसकी उसकी वजह से करंट क्या होता है, टू स्मॉल। और हीट क्या होती है, आई स्क्वायर के डायरेक्टली होती है, सो एच इज टू स्मॉल, टू स्मॉल। वी सेव द एनर्जी, वी सेव द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये तेरे घर के ऊपर से आ रही है ना, उसे हाई एक्सटेंशन वायर कहते हैं। देखा, झड़ौदा से जा रही है बड़ी सी वायर, वो वाली है एक्सटेंशन वायर, उसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा कर देते हैं, करंट की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। और करंट कम हो जाता है तो लॉस क्या होता है, कम होता है। इसलिए हाई एक्सटेंशन वायर में ना, जब साले 44,000 वोल्ट, 50,000 वोल्ट, 1 लाख वोल्ट छुएगा ना, वही काला हो जाएगा, ऐसे राख में कन्वर्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हीट आती है भैया, कंडक्टिव हो जाती है बॉडी, टच में कई बार टच कर लिया बदल जाएगा, हीट है तो ये वायर गर्म नहीं रहेंगी वो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट इतनी तेज फ्लो करता है, इतना ज्यादा। हाँ, अलग अलग होगा। मैग्नेटिक फील्ड छोड़, करंट यहाँ पे कम है तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे ज्यादा कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल की वजह से थोड़ी आती है, करंट की वजह से आती है, समझ गया। अब यहाँ पर आता है लॉस, ठीक है, समझ गया ट्रांसफॉर्मर, एनसीईआरटी थ्योरी, वर्किंग वर्किंग फ्रॉम एनसीईआरटी। वर्किंग कहां से लेनी है भैया, हाँ हाँ, आगे बीच में लिखने का दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन तो पूरी करा दी है मैंने, कैलकुलेशन कुछ बताइए, कैलकुलेशन क्या बचा, इसके अलावा क्या कैलकुलेशन। ठीक है, ठीक है, हाँ लिख देना, कहीं जहां पर होती है ना प्रॉपर, तो वहां पे लिख देना, आप एनसीईआरटी से लिखना बस, वर्किंग जो बता रखा वही होगा। ठीक है, और कुछ लिखना आपको। अब उसके बाद आता है भैया लॉस, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी पहला लॉस है भैया हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस। अब देखो भैया, आपका जो कोर है, कोर में जो आपने इलेक्ट्रिक करंट लगा रखा है वो अल्टरनेटिंग नेचर का है। कैसा नेचर का है, अल्टरनेटिंग नेचर। अब कोर जो है वो आयरन का बना है, आयरन के पास क्या होती है, रिटेंटिविटी होती है। क्या होती है, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी की वजह से होता है मैग्नेटिक फील्ड से क्या करता है, मैग्नेट बना लेता है खुद को, क्या बन जाता है, मैग्नेट। लेकिन तभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है और वो उस मैग्नेटिक फील्ड को फिर क्या करती है, खत्म कर देती है। नहीं समझे, मैंने आपको यार बताया था हिस्टैरिसीस लॉस, तो मैंने कहा था कोई मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। लेकिन जैसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होती है, वैसी क्या होता है, वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। क्या होता है, तो एक बार मैग्नेट बन रहा है फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, एक बार मैग्नेट बन रहा है तो इसमें एनर्जी का लॉस हो रहा है, इसे कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। एनर्जी का लॉस हुआ नहीं हुआ, ठीक है, इसे लेना एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। दूसरा एडी लॉस, एडी करंट। अपने को पता है, आपने कोर का इस्तेमाल किया, आयरन कोर का,
आयरन कोर का आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो वेरिएबल नेचर की है, इसकी वजह से कोर का फ्लक्स बार बार चेंज होगा, उसके अंदर क्या आएगा, एडी करंट आएगा। एडी करंट से हीटिंग लॉस की समस्या आती है, वो लॉस हमारे किसी काम का नहीं होता, वो हीट हमारे किसी काम की नहीं होती, तो वो भी क्या है भैया, लॉस ही है। NCERT, NCERT। तीसरा आता है भैया फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स लीकेज क्या होता है भैया, देखिए आपको पता है कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को आपने अलग अलग लिंब पर, आर्म पर लपेटा है। अब प्राइमरी कॉइल से जितना भी फ्लक्स होगा वो सेकेंडरी में नहीं जा पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्लक्स क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, इसे कहते हैं फ्लक्स लीकेज। सेकेंडरी से उतना फ्लक्स लिंक नहीं करेगा, और जब सेकेंडरी से उतना फ्लक्स लिंक नहीं करेगा तो भैया पावर का लॉस क्या हो गया। अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही लिंब पे लपेट देते हैं, एक ही लिंब पे लपेट देते हैं दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी को, जिससे फ्लक्स लीकेज की समस्या क्या होती है, कुछ ना कुछ क्या होती है, सुधर जाती है, इसे फ्लक्स लीकेज कहते हैं। समझ गया भैया। चौथा है भैया, कोई एनसीईआरटी ला जो पावर लॉस ला, और है अगला हमिंग साउंड। हमिंग, हमिंग साउंड। आप जब भी ट्रांसफार्मर के आसपास से गुजरते होगे तो ट्रांसफार्मर से एक आवाज आती है, घूम। तार की तो अलग समस्या है, हमिंग लॉस होता है ट्रांसफार्मर के अंदर से होता है, आप हीटर वगैरह भी चलाओगे उसमें भी होती है। तो भैया एक्चुअल में क्या होता है, ये एडी करंट की वजह से होता है, और ये साउंड आपको म्यूजिक तो है नहीं कि आप सुन के एंटरटेन होगे उससे, या फिर किसी नेचर को वो कुछ अच्छा अच्छा इफेक्ट डाला है, तो उसका मतलब वो अननेसेसरी साउंड है, क्या है, वहां पर भी क्या है, आपका एनर्जी का लॉस है। तो ये आपका पूरा का पूरा आपका जनरेटर और ट्रांसफार्मर था, इसको भी कहां से, ये सारी समस्याओं का एनसीईआरटी से देख लेना आप, ठीक है। ये भैया बहुत बढ़िया टॉपिक है, दोनों फ्री के टॉपिक है, फ्री नंबर मिलते हैं, ठीक है भैया। अब देखिए कल बात करेंगे, हो सकता है रिवीजन चालू करूं, नहीं तो फिर आगे सिलेबस ही ले जाऊंगा, ठीक है भैया। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।